हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 4 एयर वायु पढ़ेंगे। यह चैप्टर ज्योग्राफी का पार्ट है। आशा करता हूँ सब आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। वायु वायु से बना है वायुमंडल। जैसा कि हमारी पृथ्वी पर 4 मंडल हैं: लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। और इन तीनों के पारस्परिक क्रिया के बाद चौथा मंडल निर्मित हुआ है, जिसका नाम होता है बायोस्फेयर या जैव मंडल। ये मंडल चारों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यदि इनमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाता है तो बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। अब जैसे वायुमंडल, वायु का एक आवरण, वायु का बहुत बड़ा संग्रह, उसे वायुमंडल कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर इसको घेरे हुए है। इसे वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। इन्हीं के सम्मिलित रूप को वायु कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की वायु है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और इस मिश्रण से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जैसे कि वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से हुआ, कितनी गैस, कैसे कैसे गैस का इनमें प्रतिशत है, वो मैं समझा रहा हूं। जैसे सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन है हमारे पूरे वायुमंडल में। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% आर्गन है, और बहुत सारी गैस मिलकर जैसे हीलियम, ओजोन, ये 0.04% है। इस प्रकार इन सारी और भी अन्य गैसें हैं। इस प्रकार इन सारी गैसों के संगठन का जो एक मिश्रण है, उसे वायुमंडल संगठन कहते हैं। अब भूमंडलीय तापन, जब गैसों में कुछ परिवर्तन होता है तो भूमंडलीय तापन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। भूमंडलीय तापन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो एक गर्मी को रोकने की प्रक्रिया स्थापित करती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड शून्य हो जाए तो पृथ्वी जम जाएगी, और यहाँ पर डिसबैलेंस होने के कारण कोई भी जीव जंतु जन्म नहीं लेगा, बर्फ जम जाएगी। इसलिए इतना परसेंट इस पर कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए। किंतु विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न क्रियाकलापों के कारण यह गैस जब बढ़ जाती है तो भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके उत्पन्न होने के कई कारक हैं, जैसे पेड़ों का कम होना, पेड़ों को काट देना, बसों का, ट्रकों का, या विभिन्न प्रकार के जो पेट्रोल को हम जलाते हैं उसके धुएं से, कोयले के धुएं से जो गैस उत्सर्जित होती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो भूमंडलीय तापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण संतुलन बिगड़ जाता है और पृथ्वी गर्म हो जाती है। गर्म होने पर क्या होता है कि जो हमारे पोल्स हैं पृथ्वी पर, इन पे जमी हुई बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ना
प्रारंभ हो जाता है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र की हानि हो जाती है। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल में कमी आ जाती है। दूसरी चीज आई स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है। अब आप जानते हैं कि वायुमंडल की संरचना से तात्पर्य है कि कौन सी गैस भारी है, कौन सी हल्की है, इनकी लेयर, ये परत दर परत अलग अलग हिस्सों में ऊंचाई के हिसाब से अपने आप ये सब सेट हो गई हैं। जैसे कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये भारी गैसें होती हैं। क्षोभ मंडल में ही हमारी जितनी भी भौगोलिक प्रक्रियाएं, भौगोलिक घटनाएं घटित होती हैं, वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे आंधी आना, वर्षा होना, तूफान आना, ये सब प्रकार की प्रक्रियाएं जो भौगोलिक प्रक्रियाएं हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, जैसा कि नाम से ही आपको हो रहा है, सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर। समताप, जो भी ताप क्रम है यहाँ पर सम रहता है, यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वातावरण रहता है, यहाँ पर कोई भी बिल्कुल शांत, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, बिल्कुल सही तापक्रम रहता है, इसीलिए इसका नाम समताप मंडल है। यहाँ पर हमारे एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज चलाने के लिए उत्तम परिस्थितियां रहती हैं। तीसरा आया मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। यह मंडल, अच्छा हाँ, इस सेकंड जो हमारा मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस क्या होती है? जो हमारे सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती है, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेंज कहते हैं, उनको सोख लेती है और पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेंज से बचा लेती है। जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करती है ओजोन पर। लेकिन अब इसमें भी हानि हो रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष में संधान करने की जो प्रक्रिया बढ़ रही है हर देश की, इसमें छेद हो गए हैं, जिससे बहुत सारी नुकसान की आशंकाएं बनी हुई हैं। उसके बाद में आया बाह्य मंडल। बाह्य मंडल यानी कि चौथे मंडल है, इसका लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक का इसका क्षेत्र होता है। और यहाँ पर हमारी जो ये रेडियोधर्मी तरंगे होती हैं वो टकराकर पुनः पृथ्वी की तरफ आती हैं, जिससे हमारे टेलीविज़न, फोन, मोबाइल वगैरह चलते हैं। इसके ऊपर भी एक बहुत हल्की गैसों का, जिसमें हीलियम वगैरह गैसेज हैं, एक और परत है जो बहुत 400 किलोमीटर से ऊपर का भाग है। उसके बाद आते हैं हम वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। वेदर मौसम, सीजन ऋतु और क्लाइमेट जलवायु। अब मौसम क्या है? मौसम एक ऐसी भौगोलिक प्रक्रिया है जो दिन प्रतिदिन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, कभी कोहरा, कभी आंधी, कभी तूफान, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको मौसम कहते हैं। जो पल प्रतिपल बदलने वाली स्थिति होती है भौगोलिक, उसको हम मौसम कहते हैं। जब ये प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रहती है तो इसका जो मौसम का औसत रूप होता है, एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज से ऋतु बनती है। इसी प्रकार जब ऋतु का एवरेज निकाला जाता है एक लंबे समय में, तो फिर जलवायु का निर्माण हो जाता है। अब मौसम, ऋतु और जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो है टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड। ये जो पवने हैं या तापमान, वायु दाब और स्थायी पवने, ये जो पवने हैं, ये पवने हमारी मौसम, ऋतु और जलवायु को निर्धारित करती हैं। कैसे? कहीं का तापमान कम होता है पृथ्वी पर, कहीं तापमान कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है,
कहीं सम होता है। तो कई परिस्थितियों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मौसम, ऋतु और जलवायु बनते रहते हैं। उसी प्रकार वायु दाब। अब वायु में दाब होता है, जैसे कि एक मछली गहरे पानी में चली जाती है और उसे अपने ऊपर कितना जल है उसका एहसास नहीं होता, इसी प्रकार हमको भी वायु का एहसास नहीं होता। वायु हमारे शरीर पर या किसी भी जीवधारी के शरीर पर चारों तरफ से प्रेशर डालती है और उस प्रेशर से ही हमारा शरीर नियंत्रित रहता है। यह प्रेशर समुद्र के पास में ज्यादा होता है और चोटी पर, किसी पर्वत की चोटी पर कम होता है। तो इस ऊंचाई के साथ में वायु दाब घटता है और नीचाई यानी कि नीचे वाले स्थानों पर वायु दाब बढ़ता है। इसी प्रकार एक अनुमान के अनुसार या एक सर्वेक्षण के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति 9 टन वजन, 9 टन भार वायु का हमेशा एक मनुष्य के शरीर पर लगा रहता है। अब विंड, पवन और वायु, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वायु एक गैसों का मिश्रण है, उसे हम, जिसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है उसे हम वायु कहते हैं। जब इसका रूप प्रवाहित यानी कि बहने लगता है तो वो पवन बन जाती है, विंड हो जाती है। अब ये पवन के कई प्रकार हैं, जैसा कि आपके यहाँ दिया हुआ परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। अब ये क्या क्या है? जैसे कि स्थायी पवनें क्या होती हैं? स्थायी मीन्स जो परमानेंट हैं, जो एक जैसी रहती हैं। ये एक जैसी रहती है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ हमेशा स्थायी व्यापारिक पवनें चलती रहती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, बल्कि ये स्थायी पवन चलती रहती हैं। दूसरी पवन आई मौसमी पवनें। मौसमी पवन क्या होती हैं? जो अलग अलग मौसम में, जैसे इधर से गर्म हवा, गर्म धारा जाती है, इधर से ध्रुव की तरफ से ठंडी धारा आती है, दोनों आपस में टकराती है। तो जिसका ठंडी धारा का यदि बाहर ज्यादा है या ज्यादा शक्ति है तो वो वहां के एरिया को कैसा कर देगी? ठंडा कर देगी। और यदि गर्म हवा का ज्यादा प्रेशर है तो वो वहां के एरिया को गर्म कर देगी, जिसके कारण इस क्षेत्र में यानी कि 23.5 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में उतार चढ़ाव टेम्परेचर में होता रहता है और वायु की दशा और दिशा दोनों चेंज होती रहती हैं। तो इसे कहते हैं मौसमी पवनें। ये पृथ्वी पर स्थायी पवन यहाँ पाई जाती है, यानी कि 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री के मध्य। इसी तरह मौसमी पवनें 0 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इसके बाद में जो इन पवनों में भी उच्चावच कहते हैं रिलीफ, जैसे कि ऊंचाई और नीचाई के आधार पे भी अंतर हो जाता है। दूसरी चीज आई ये लोकल विंड। जैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत में रहने का मतलब है कि जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है तो जब शुष्क और गर्म हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं, तो वो स्थानीय पवन है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में जब हवा ठंडी चलती है जिसे शीत लहर कहा जाता है, वो भी भारत में ही जानी जाती है। इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर गर्म और ठंडी पवनों के अलग अलग नाम हैं। भारत में भी एक मानसूनी जिसे मौसमी पवनें कहते हैं, इसके अंतर्गत ही वर्षा होती है। अब ये साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात जैसा कि चक्र धनवात, वात कहते हैं वायु को और चक्र कहते हैं घूमना या एक साइकिल। तो जब वायु घूमना प्रारंभ हो जाती है तो इसके 2 रूप हैं, एक चक्रवात एक प्रतिचक्रवात, एक साइक्लोन एक एंटीसाइक्लोन। इसमें एंटीसाइक्लोन में प्रेशर जो होता है वो बाहर की साइड में होता है
और चक्रवात में जो प्रेशर होता है वो केंद्र में होता है। केंद्र से बाहर को चलती है हवा बहुत तेजी के साथ में, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह प्राय उन स्थानों पर होती है जहां पर पेड़ पौधे और मकान नहीं होते, प्राय समुद्री क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर पेड़ पौधों का या वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और इनसे जनधन की, जब ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो इनसे तटीय क्षेत्रों के आसपास बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। अब आई आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? यानी कि मॉइस्चर। मॉइस्चर हमारी जो वायु है, इस वायु में जो नमी की मात्रा होती है उसे आर्द्रता या मॉइस्चर कहते हैं। यह घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि बरसात के दिनों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब गर्मियों में जब गर्म हवा होती है तो उसमें पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब वो ज़्यादा पानी ले लेती है तो और पानी ना ग्रहण करने के लिए, क्योंकि बरसात के समय में स्वतः ही वायु इतनी आर्द्र हो जाती है कि वो कपड़ों को सूखने में समय लगता है, इसलिए लगता है कि वो और वायु और जल सोखने में सक्षम नहीं रहती। इसीलिए बरसात के दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं, जबकि खूब गर्मी होती है, हवा भी चलती है, किंतु वर्षा के दिनों में शुष्क हवा नहीं रहती, इसलिए देर होती है। अब इसी प्रकार वर्षा के प्रकार। वर्षा क्या है? वर्षा हमारे क्षेत्र में 3 प्रकार से होती है। टाइप ऑफ रेनफॉल। इसका है जैसे कि चक्रवाती वर्षा। अभी मैंने बताया जब चक्रवात आते हैं तो ये बहुत बड़े एरिया में वायु बहुत तेजी से घूमती है, और घूमने के कारण जो उसमें जलवाष्प ऊपर नीचे होता है वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है और बारिश प्रारंभ हो जाती है। उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। एक होती है पर्वतीय वर्षा। समुद्र में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कई बार स्थल से समुद्रों की तरफ चलती है और कई बार समुद्रों से स्थल की तरफ चलती है। तो जब स्थल की तरफ चलती है तो वो अपने साथ पानी लेकर चलती है, यानी कि वाष्प लेकर चलती है, और जब वो ऊंचे स्थानों पर ठंडी हो जाती है और पर्वतों से टकराती है तो वहां वर्षा करती है। उसी प्रकार इस प्रकार की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद आई संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष पर जहां पर तालाब है, झील है या नदियां बहती हैं या भूमिगत जल है, वहां पर जब सूर्य की किरणें काफी समय तक पड़ती हैं तो वो उस क्षेत्र को गर्म कर देती हैं और वहां का वाष्पीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। वो वाष्पीकरण ऊपर जाता है, ऊपर हल्का होकर जहां उसे टेम्परेचर कम होता है तो वहां वो बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर पुनः पृथ्वी पर आकर वर्षा के रूप में वो बूंदें गिरने लगती हैं। इसी को हम संवहनी वर्षा कहते हैं। आशा करता हूं ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे पुनः पूछ सकते हैं।